हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं सीडीपी का, जो डेली हमारी क्लास चल रही है उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। और इसको सॉल्व करिए और अपना लेवल जांचिए कि आप अभी तक कहां पर पहुंच गए हैं। क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, इसलिए आप प्रैक्टिस को अपना स्कोर जांचिए। तो आइए आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा सर्वोत्तम है? अध्यापक की दृष्टि में बोल रहा है क्या है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। देखिए, आप अध्यापक हैं तो आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए? तो आपके लिए तो सभी बच्चे सीख सकते हैं, चाहे वो किसी भी तबके से आता हो, कहीं से भी आता हो, वो हर बच्चा सीख सकता है, चाहे उसका कोई भी लेवल हो। तो अध्यापक की दृष्टि से प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट, मधु गणित में कमज़ोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है? प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। देखिए, ये तो रूढ़िवादी सोच हो गई, तो इसको हम हटा देंगे। उसके माता पिता अनपढ़ हैं, माता पिता अनपढ़ हैं तो क्या बच्चे भी अनपढ़ होंगे? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार आपने देखा हो रिक्शे वाले के बच्चे आईएएस बन जाते हैं, तो ये भी गलत है। उससे अध्ययन में रुचि नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं कह रहा। देखिए क्या कह रहा है, कमज़ोर है, कमज़ोर की बात कर रहा, रुचि की बात ही नहीं हो रही है। तो क्या कह रहा है, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण, जिस हिसाब से उसे गणित पढ़ाई जा रही है उसे वो वाली विधि समझ में नहीं आ रही, तो उसके हिसाब से हमें अपनी विधि थोड़ी सरल करनी, बदलनी होगी। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है उसके हिसाब से। निम्नलिखित में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करता है किसका? व्याख्यान विधि। सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है। सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। हमें सर्वोत्तम कथन सुनना है, कथन चुनना है, कौन सा सबसे अच्छा कथन है। तो देखिए, व्याख्यान विधि में तो क्या होगा, आप अगर परमानेंट कंटिन्यू देते रहेंगे व्याख्यान विधि, तो एक समय ऐसा आया कि विद्यार्थी ऊब जाएगा, तो ये गलत हो गया। सदैव प्रदर्शन विधि के माध्यम से सिखाता है, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रदर्शनी के माध्यम से सिखाया जाता हो। कई बार तो हम लोग बोल बोल के सिखाते, हमेशा प्रदर्शन, इसमें क्या सदैव की बात कर रहा है, तो सदैव नहीं होगा। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, तो ये बात सही है कि विद्यार्थी को हमेशा प्रेरित करना चाहिए, किसके लिए? कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चा किस प्रकार सीखता है? बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा कर कर, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। पुस्तक पढ़कर सीखता है, सही बात है। प्रश्न पूछकर, भाई प्रश्न पूछेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा, और लोगों से परिचर्चा करेगा, वो भी सही है। लेकिन सबसे अच्छा आंसर तो हमारा डी है। क्यों? कई प्रकार सीखता है बच्चा। खेल में भी सीखता है ना, खेल में भी सीखता है, और पढ़ाई में भी सीखता है, लोगों से बातें करके सीखता है, समाज में रह के सीखता है, हर तरह का सीखता है। तो इसका क्या, बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो हमारा आंसर हो जाए कई प्रकार। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियां के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कौन सा कथन सर्वोत्तम है बच्चे की त्रुटि के लिए? विद्यार्थी को कभी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। क्या अगर नहीं करनी चाहिए? अगर विद्यार्थी त्रुटि नहीं करेगा तो अपने आप सीखेगा कैसे? ये तो एक तानाशाही होगा कि त्रुटि नहीं करोगे। त्रुटियां
अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। ये तो गलत बात है। लापरवाही क्यों? कई बार हमने देखा हम लोग मैथ के सवाल लगाते हैं कि हम लोग जरूरी लापरवाही करें तभी गलतियाँ होती हैं। कई बार हम लोग पूरे मन से लगाते हैं सवाल, फिर भी त्रुटियाँ हो जाती हैं। तो लापरवाही की बात नहीं है। कभी कभी त्रुटियाँ कर सकता है, कभी कभी त्रुटियाँ कर सकता है। क्यों कभी कभी करेगा? कोई मतलब निश्चित अवधि थोड़ी उसकी कब कभी कभी करेगा। तो त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। कैसे? मतलब हमें पता चलता है बच्चे ने कैसे सीखा है, कैसे सीख रहा है। तो क्या है? त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। नेक्स्ट, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। तो वह बच्चा कौन सा है? 90 से 110। 90 से 10 क्या होता है? सामान्य बुद्धि। क्या होता है? सामान्य बुद्धि। और हमारी जो प्रतिभाशाली है वो 140। क्या है? 130 से 140। 130 से 140। तो हमसे क्या करा? 90 से 110। तो क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। और प्रतिभाशाली 130 से 140। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो कह रहा है कि व्यापक। तो देखिए हमें शैक्षिक के साथ साथ उसके सह शैक्षिक शास्त्र हैं, जैसे मॉडल बनाना, बच्चे को चार्ट भी दिया जाता है, प्रोजेक्ट बनाना। तो उसके सह शैक्षिक भी उसने किस किस में भाग लेता है, स्कूल में कौन सी प्रतियोगिता में क्या स्थान लाता है, तो उसके आधार पर हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक। नेक्स्ट, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या हो? मतलब जो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक है उसकी विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, वह उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद है। देखिए वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, ये बात कुछ हद तक सही है। उसे अपने विषय का गहन अध्ययन है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, और वह अत्यधिक संवेदनशील है, और वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो क्या हो जाएगा? देखिए टीचर में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, एक मायने नहीं रखता है। मतलब ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूरी ज्ञान से भी ज़्यादा कुछ है, बच्चे की संवेदनाएं, मतलब बच्चे की संवेदनशीलता को जानना। तो टीचर का सबसे अच्छा मानसिक रूप से स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? वह अत्यधिक संवेदनशील है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, एवं बौद्धिक विकास। देखिए सभी पता है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य, लोग पढ़ के यही सोचते हैं नौकरी लग जाए तो हमें आजीविका कमाना है। ये बात सही है, पढ़ना एवं लिखना सही बात है, बौद्धिक विकास। लेकिन आपको पता है कि हर बच्चा नौकरी नहीं पा सकता है, हर बच्चा नौकरी नहीं पा सकता है। लेकिन एक बात है, आपने देखा होगा कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनका एक विकास का लेवल अलग होता है। तो बच्चे के विकास में काफ़ी ये शिक्षा मददगार साबित होती है। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास, किसके? शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास, हर तरह से उसका विकास होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। किसका? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान
योग्यता का विकास करना, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। देखिए, गणित शिक्षण का सबसे अच्छा क्या है उद्देश्य? भाई अंगणित का ज्ञान देना। भाई जब वो सीखेगा तो ज्ञान तो उसे अपने आप हो ही जाएगा। गणित के प्रति रुचि पैदा करना, वो भी हो जाएगी। बच्चों में तार्किक, जब बच्चा गणित सीखता है तो उसमें तर्क करने की, मतलब वो कहेगा 5 और 2 7 कैसे आया, तो वो लाइन करके सीखता है, आपने देखा, तो उसमें तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। तो क्या कह रहा है, गणित शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? अगर सपोज करिए आप कक्षा में हैं और आप एकदम से उसका उत्तर नहीं दे पाए तो आप क्या करेंगे? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, मतलब आप छात्र को चुप करा देंगे। और शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान भटका देना चाहिए, मतलब उसका ध्यान भटका देंगे। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता, तो बात ही खराब हो जाएगी। शिक्षक का मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट पढ़िए, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। ठीक है ना? जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसका आंसर, तो आप क्या करेंगे, उसे थोड़ा आप घर पे या कहीं एक्स्ट्रा रूम में जाकर समझ लेंगे, फिर उस बच्चे को समझा देंगे। तो क्या है, हमारा शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। जिस समय विद्यार्थी ने हमसे पूछा है तो हमें उसी समय उसका आंसर देना चाहिए। ना आ रहा हो तो बात अलग है, तो आप अभी ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने, तो आप लोग देख सकते हैं, तो उसके तत्काल जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। पुरस्कार एवं दंड हैं, क्या है? पुरस्कार एवं दंड क्या है? सकारात्मक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, अर्जित प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक। तो क्या है स्वाभाविक प्रेरक? क्या है स्वाभाविक प्रेरक? पुरस्कार देने से क्या होगा, बच्चे में उत्तेजना बढ़ती है कि हम और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। और दंड का मतलब ये नहीं कि बहुत पीटना, हल्का मतलब थोड़ा बहुत डांट देना, थोड़ी सी सजा दे देना, तो वो क्या है, स्वाभाविक प्रेरक है। इसका उपयोग भी जरूरी है। मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। यहाँ देखिए प्रतिभाशाली बात नहीं हो रही है, क्या हो रही है, विशिष्ट। देखिए यहाँ पे विशिष्ट शब्द है। तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, बिल्कुल। यही हमारा आंसर हो जाए। देखिए, चाहे बच्चा होशियार हो, चाहे पढ़ाई में कमज़ोर हो, चाहे पढ़ता हो चाहे ना पढ़ता हो, लेकिन वो अपने किसी न किसी क्षेत्र में, एक क्षेत्र में विशिष्ट जरूर होगा, विशिष्ट जरूर होगा। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को, एक माता पिता हैं, उनके बच्चे कैसे हैं, मतलब अनपढ़ माता पिता हैं, उनके बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेज़ी में बात करेंगे, देखिए अगर आप डायरेक्ट अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, तो बोर हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। आप बच्चे को अंग्रेज़ी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, बाध्य तो करना ही नहीं है, ज़बरदस्ती थोड़ी करोगे आप, बोलो बोलो, उससे समझ में नहीं आ रहा, आप उससे कहोगे बोलो। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे नहीं, मातृभाषा में क्यों बोलने से रोकोगे? आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने में प्रयास करेंगे, मतलब जो उसकी मातृभाषा है उसी के माध्यम से उसी से जोड़ के हम लोग उसकी अंग्रेजी सिखाएंगे। डाल्टन विधि का विकास किसने किया? डाल्टन विधि का विकास किसने किया? डाल्टन विधि तो किसने किया है? हमारे पारकस्ट ने। किसने? पारकस्ट महोदय ने। फ्रोवेल ने कौन सी विधि दी है? किंडरगार्टन। कौन सी? किंडरगार्टन। किलपैट्रिक ने कौन सी दी है? प्रोजेक्ट विधि। कौन सी?
प्रोजेक्ट विधि। तो हमसे क्या हुआ, डाल्टन विधि। कौन हो गए, पारकस्ट। देखिए ऑप्शन में डाल्टन में दिया गया है, डाल्टन नहीं है कुछ भी। आंसर इसका फ्रोवेल होगा। अरे इसका डाल्टन वाले का होगा पार्कहर्स्ट। क्या होगा, पार्कहर्स्ट। और किंडरगार्टन फ्रोवेल और किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका कह रहा, शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए अधिगम प्रक्रिया में। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों की गणित विज्ञान और भाषा सीखने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। सभी ऑप्शन लगभग सही हैं, है ना। लेकिन देखिए क्या है, सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारी सुलभकर्ता। क्या है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सुलभकर्ता की है, एक सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में उसकी बात को समझना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक सुलभकर्ता की। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सुलभकर्ता की। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक शिक्षार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज़ का बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो छात्रों से कहे आप लोग आपस में मिलकर खेलें, आपस में मिलजुल कर परिचर्चा करें, एक दूसरे का सहयोग करें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए किसका, स्नेह का बिल्कुल होना चाहिए, विश्वास का बिल्कुल, सम्मान का भी, मतलब उपयुक्त सभी। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। बच्चों में नैतिकता की स्थापना, तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना ऐसे थोड़ी पुस्तकों पढ़ने, धार्मिक पुस्तकों पढ़ने से में नैतिकता आ जाएगी। उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। सभा में उपदेश, मतलब उपदेश दोगे आप प्रार्थना के समय तो बच्चे में नैतिकता आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, मतलब जब आप शिक्षक आदर्श रूप से व्यवहार करेगा बच्चों के सामने तो बच्चा सीखेगा, तो उसमें भी नैतिकता की भावना जागृत होगी। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक। तो हमें पता ही होना, इसका तो आंसर हटा है, सभी को होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कितना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है क्या है, मतलब कोई बच्चा प्रश्न पूछता है तो उसका मतलब क्या हुआ, वह शरारती है, वह अत्यधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। तो देखिएगा, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है तो उचित रूप से, तो क्या होगा, वह शरारती है, तो कट ही जाएगा, शरारती से मतलब ही नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न पूछना मतलब बच्चे में जिज्ञासा है कुछ ना कुछ जानने की, तो बच्चा जिज्ञासु है। प्रश्न पूछना क्या है, बच्चे की जिज्ञासा। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू हुआ है। किसके लिए लागू हुआ है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसके लिए लागू हुआ है, किस उम्र के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो देखिए इसका आंसर है 6 से 14 वर्ष। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 21A।
21 ए। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 21 ए के तहत। एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है। क्या करता है? झगड़ता है। आप क्या करेंगे? आप बच्चे को सज़ा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे, आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। देखिए, सज़ा देंगे बच्चे को, ये तो गलत है, बच्चे को सज़ा नहीं देनी है। आप बच्चे को विद्यालय से निकाल लें, निकालना भी नहीं है। आप उसके माता पिता, जब आप क्लास में हैं तो उसके माता पिता से शिकायत क्यों करेंगे? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर सी। आप कारण पता लगा, उसके मतलब क्यों वो बच्चों से लड़ रहा है, इसका कारण का पता लगाएंगे, फिर उसे थोड़ी परामर्श देंगे कि क्यों बच्चों से लड़ रहे हो। शिक्षक का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक का ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अध्यापन का भी होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। कौन सा? डी। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। कैसे? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से। विद्यालय में आने से पहले बच्चा को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। ये कोई बात नहीं भाई, बच्चा घर में भी सीख जाता है। स्कूल में आने से पहले ही आपने देखा हो, अपने आपके घर में बच्चे होंगे जो कि स्कूल नहीं भी गए होंगे, उन्हें पहले से ही कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है? नहीं, बच्चे यथावत वही सीखते जो उन्हें पढ़ाया जाता है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? देखिए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं और वो खुद सीखते हैं, कोई उनकी ज़बरदस्ती थोपी नहीं जाएगी। अब वो अपने आप करेंगे तो वो अच्छा सीखते हैं। परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों के कारण का पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण का पता लगाना मतलब करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपयुक्त सभी। परामर्श मतलब एक शिक्षक मान लीजिए एक छात्र को परामर्श दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बच्चे को समझना। बिल्कुल, बच्चे को समझोगे तभी उसे परामर्श दे पाओगे। बच्चों की कमियों को कारण का पता लगाना, बिल्कुल, जब कारण का पता लगाओगे तो उसके परामर्श दे पाओगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्यों? देखिए, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, जब बच्चे को परामर्श देगा तो मतलब एक तरीके से उसके समायोजन में सहायता प्रदान हो रही है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना बिल्कुल है, एनसीएफ में 2005 में। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ये भी है। ज्ञान को वास्तविक जीवन जोड़ना, ये भी है। अगर क्या नहीं है तो क्या नहीं है? रटने को महत्व प्रदान न करना, मतलब रटने को महत्व प्रदान नहीं करना है, तो वो नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है, तो ऑप्शन भी हमारा देखिए, इसको देखिए आप लोग, मतलब पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो रटने को महत्व को प्रदान ना करना यही नहीं है, एनसीएफ 2005 में। डिसलेक्सिया क्या है? अब तो आप लोगों को जो रट गया होगा। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता। पढ़ने की अक्षमता क्या है? डिसलेक्सिया। लेखन डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं,
लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। देखिए, लड़के बुद्धिमान होते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है, लड़कियां बुद्धिमान होती है कोई बात ज़रूरी नहीं है। समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, मतलब लड़के हमेशा लड़कियों से बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, मतलब कोई भी होशियार हो सकता है, लड़का भी और लड़की भी, इससे कोई लिंग से कोई इसका संबंध नहीं है। ठीक है ना। तो आज हमारा सुपर 30 हो गया। अपना स्कोर जांचिए, परखिए और देखिए अपना लेवल कहाँ तक पहुँचे हैं आप। और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हमारे लोगों की वीडियो को लाइक करिए, लोगों में शेयर करिए और सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।